14 जुलाई 2:35 दोपहर में श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 लॉन्च होगा। 10, 9, 8 वही एंग्जाइटी रहेगी, वही नर्वसनेस रहेगी जो 2019 में श्रीहरिकोटा में देखने को मिली थी, जब वहां पीएम मोदी मौजूद थे, K7 मौजूद थे, इसरो के उस वक्त के चीफ। जी हां दोस्तों, उस वक्त की नर्वसनेस हम सब ने महसूस की थी, पर इस बार बात कुछ अलग है। इस बार भारत ही नर्वस नहीं रहेगा चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर के, चंद्रयान की सक्सेस को लेकर के, उसके लॉन्च को लेकर के, उसकी लैंडिंग को लेकर के, बल्कि इस बार नासा और चाइना का स्पेस एजेंसी, ये दोनों भी काफी ज्यादा एंग्शियस हैं, नर्वस हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत वो अकेला कंट्री है जिसने महज 10 साल के अपने ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के दौरान, चंद्रमा की स्टडी के दौरान सिर्फ 10 साल के अंदर पानी की खोज पहली बार में ही कर दी थी। वो जानते हैं कि इसरो की कैपेबिलिटी क्या है। अमेरिका ने दशकों तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा, चंद्रमा पर भेजा, लेकिन वो कभी पानी की खोज नहीं कर पाए थे। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चंद्रयान-1 ने पानी की उपस्थिति की बात बता दी थी दुनिया को, और नासा को 3-4 बार उसे टेस्ट करना पड़ा ये बात समझने के लिए कि भाई पानी है कि नहीं, पानी है कि नहीं, पानी है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने बिलीव किया। लेकिन इवेंचुअली चंद्रयान-3 को लेकर जो नर्वसनेस है नासा के अंदर, वो क्यों है, हम आपको बताते हैं। दरअसल नासा ने इस बात को कंफर्म करने के लिए कि कितनी मात्रा में पानी मौजूद है चंद्रमा पे, जिसके बारे में इसरो ने नासा को बताया था, उसे जांचने के लिए उसने एक ल्यूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर भेजा था। ये जो स्पेसक्राफ्ट था, इसका काम था कि ये जाता और वहां पर जो क्रेटर्स हैं, जो बड़े बड़े खड्डे, जो यहां से दूर से हमको देखने पर दाग नजर आते हैं चांद के, वो बड़े बड़े खड्डे हैं, और वो बने इसलिए हैं क्योंकि चंद्रमा का खुद का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स जो उतना स्ट्रांग नहीं है, ना ही चंद्रमा का कोई एटमॉस्फेयर है। जैसे कि धरती हमारी है, पृथ्वी हमारी है, अगर कोई भी अंतरिक्षीय उल्कापिंड, मीटियोराइट, कुछ भी अंतरिक्षीय गिरता है तो उससे पहले धरती की सतह से टच होने से पहले धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करना पड़ता है, और एटमॉस्फेयर में एंटर करते वक्त उसके ऊपर धरती का तेज गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी तरफ खींचता है, तो पहले तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। दूसरी चीज, जो हवा और गैसेस मौजूद है हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, उससे घर्षण की वजह से उस चीज में आग लग जाती है, और धीरे धीरे क्षय होते होते जो 1 किलोमीटर का रहता है वो धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते 1 ग्राम का नहीं रह पाता, जल कर खाक हो जाता है हवा में। लेकिन चूंकि चंद्रमा के पास ना तेज ग्रेविटेशनल फोर्स है और ना ही कोई बाहरी वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, तो कोई भी अंतरिक्षीय पिंड, कोई उल्कापिंड हो, कोई मीटियोराइट हो, अगर टकराता है तो वो सीधा उसकी सतह से कोलाइड करता है, और वहां पर बड़े बड़े दाग या गड्ढे बन जाते हैं। और इन्हीं गड्ढों में से कुछ जो क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स अलग ही हैं, क्रेटर्स के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ लावा ट्यूब्स भी हैं, यानी कि वहां पर ज्वालामुखी एक्टिविटी के भी जो है साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। तो जो गहरी जगह है वहां पर पानी मौजूद है, इसका अंदाजा लगाया था इसरो ने। और उसके बाद नासा ने क्या किया था, आपने जो ल्यूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर था, LRO स्पेसक्राफ्ट, इन्होंने भेजा था वहां पर, और उसके साथ में एक प्रोजेक्टाइल अटैच किया था। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो सीधे तेज गति से हिट करता है सरफेस को। वो प्रोजेक्टाइल सीधी तरीके से हिट करा वो जो क्रेटर है उसके अंदर जो मटेरियल भरा था, जिसे पानी कहा जा रहा था, और उसे टकराने के बाद उसका जो निकला मलबा ऊपर की तरफ, उसे फिर उसने स्टडी किया यह जानने के लिए कि इसके अंदर पानी है कि नहीं। तो डायरेक्टली H2O तो नहीं मिला, लेकिन हाँ हाइड्रोजन भी निकला, ऑक्सीजन भी निकला, और उसके साथ पता चले बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स। जी हाँ दोस्तों, तब पता चला नासा को कि चंद्रमा की सतह के नीचे, उसकी जमीन के नीचे खूब सारा मेटल हो सकता है, काफी कीमती मेटल, इवन रेयर अर्थ एलिमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने स्कूल में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी केमिस्ट्री की क्लास में, उसमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट का सेक्शन है, 17 एलिमेंट आते हैं जो बेहद कम मात्रा में मौजूद है धरती पर। उनकी बहुतायत प्राप्त हो सकती है मौजूद वहां पर जो मून है वहां टाइटेनियम बहुत मात्रा में मौजूद है, वहां पर प्रेशियस मेटल भी मौजूद हो सकते हैं, प्लैटिनम से लेकर के गोल्ड, सिल्वर, ये सब मौजूद हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, वहां पर हीलियम-3 भी मौजूद है। हीलियम-3 वो एलिमेंट है जो बहुत रेयर है, और उससे न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन को जो कंट्रोल कर लेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन को जो कंट्रोल कर लेगा, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बना सकता है। आपको बता दें, जो हमारा सूर्य है, वहां पर से जो एनर्जी निकल रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के वजह से निकल रही है, और हम जो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी निकलती है, जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो काफी मात्रा में जो एनर्जी है वो निकलती है, जिसे संचय करके काफी लंबे समय तक इस्तेमाल
किया जा सकता है। तो हीलियम 3 भी एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए वहाँ पर माइनिंग की जा सकती है। और इन सारे कारणों की वजह से जब LRO एयरक्राफ्ट जो था भेजा था नासा ने अंतरिक्ष में, मून में, तो उसको जब ये जानकारी मिली तो उसके बाद में अमेरिकी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फ्रंट फुट पर आ गई कि 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो अप्रैल 2020 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन कर दिया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसमें एनकरेज करना था अमेरिकी कंपनियों को कि वो मून पर जाएं और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ पर जाएं और वहाँ पर माइनिंग का काम करें और वहाँ से रिसोर्सेस निकाल कर लाएं। अब हम सब जानते हैं कि ट्रंप बिजनेसमैन आदमी है, उस तरीके का सोचते हैं। तो अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ जो कमर्शियल पार्टनर पार्टिसिपेशन है उसको वहाँ बढ़ावा दिया था और इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल US लेड प्रोग्राम को वहाँ पर चालू करने की बात कही थी वहाँ पर। और तभी आप देख रहे हैं कि अभी जो आर्टेमिस अकॉर्ड जो किया गया है, जिसमें मैंड मिशन भेजने वाला है अमेरिका फिर से एक बार चांद पर, कई सालों के बाद, 50 साल के बाद कहना होगा, भेज रहा है वापस से चांद के ऊपर में, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि मून के अंदर में, चांद के अंदर में काफ़ी मात्रा में वैल्यूएबल चीज़ें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल मानव जाति कर सकती है। अब यहाँ पर नासा जो है वो सांसें रोके हुए, सांसें थाम करके, दम भर करके इसरो के मिशन को इसलिए देखना चाहता है क्योंकि इसरो के मिशन में एक रोवर अटैच है। जी हाँ, इसमें एक लैंडर है और एक रोवर है। रोवर का नाम है प्रज्ञान, और प्रज्ञान के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज है कि वो इन सीटू, यानी कि उसी सिचुएशन में वहीं के वहीं यथास्थान, वहाँ पर वो जो उसका मटीरियल है, जो मून का जो सरफेस है वहाँ पर उसकी मिट्टी को वहीं के वहीं वो चेक करेगा, टेस्ट करेगा क्या है इसके अंदर। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल होने वाली है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, हो सकता है जिस प्रकार से भारत ने पहले ही अटेम्प्ट में वहाँ पर पानी खोज लिया था, इस बार वो कंफर्म भी कर दे कि हाँ पानी मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पर इसरो ये मिशन भेज रहा है वो साउथ पोल के निकट है, उसी जगह पे है जहाँ पर जो फार साइड ऑफ द मून है, जहाँ पर पानी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत तरीके से पड़ती नहीं है, कम पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो चंद्रयान 3 हो वो इतिहास रच दे, सामने से यानी कि बर्फ के रूप में जमा वहाँ पानी को देख करके इतिहास रच दे दुनिया भर में। इसीलिए नासा एकदम क्लोजली वॉच कर रहा है इसरो के चंद्रयान 3 को। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कहा जाता है कि धरती जब बन रही थी उस वक्त एक मार्स के साइज का, मंगल के साइज का एक जो पिंड था वो टकरा गया था अर्थ के साथ में। उसके बाद अर्थ के ही मलबे से चंद्रमा तैयार हुआ था, ये बताया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी देखना चाहते हैं वैज्ञानिक कि हो सकता है कि जो चांद है, चांद के सतह में ऐसे फॉसिल्स भी पाए जा सकते हैं उन जीवों के जो धरती पर मौजूद थे, उस वक्त के फॉसिल पाए जा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, भले वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से क्यों ना। और एक बात कंफर्म है कि जो जितने भी उल्का पिंड टकराए हैं और उसके धरती के अंदर घुस चुके हैं, जो मून है उसकी, चंद्रमा के उसके, तो वहाँ पर पता चलता है कि उसके अंदर जो मेटल्स हैं वो मौजूद हो सकते हैं, उन्हीं क्रेटर्स में पता चल सकता है। जहाँ जा रहा है अभी ये हमारा चंद्रयान 3, जो उसका रोवर है प्रज्ञान, अगर वो सही तरीके से सही जगह पे उतर पाता है तो हो सकता है कि एक और उपलब्धि मिले, एक और बड़ी चीज़ पता चले दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इसरो के माध्यम से कि चांद पर ये भी मौजूद है। और उसके बाद फिर समझ लीजिए कि चंद्रमा के लिए रेस शुरू हो जाएगी, वहाँ भी माइनिंग के लिए अलग अलग कंपनियाँ खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये स्थिति है, इसीलिए नासा नर्वस चल रहा है चंद्रयान 3 के इस पूरी जर्नी को देखने के लिए। तो आप भी तैयार हो जाइए, 2:35 पर लॉन्च होने वाला है जुलाई में, इसी महीने चंद्रयान 3। जरूर देखिए किस प्रकार से चंद्रयान 3 लॉन्च होता है। उसके बाद 23-24 अगस्त को वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और उसके बाद वहां पर 1 ल्यूनर डे, एक चांद के दिन जितना वहाँ वो ठहरेगा, एक चांद का दिन होता है हमारे धरती के 14 दिनों के बराबर, वहाँ वो उतरेगा और वहाँ पर वो काम करके जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा हम आप तक तुरंत पहुँचाएंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसकी जानकारी पसंद आई तो कृपया इस पर लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।